हेलो, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज है 8 अप्रैल। हमारे जो भी करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में करवाई जाएंगी। ये सभी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस क्लास में करवाए जाएंगे, नहीं तो आप उनसे वंचित रह जाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 3 है जो वो इसका राइट आंसर है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है रोमानी संस्कृति का जश्न मनाना और रोमानी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिन रोमानी लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे संगीत, नृत्य, कला आदि का आयोजन करते हैं। पहले रोमानी लोग कई तरह की चुनौतियों जैसे भेदभाव, उत्पीड़न, गरीबी आदि का इनको सामना करना पड़ता था। ऐसे में 1990 ईस्वी में, कब 1990 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय रोमानी दिवस की स्थापना की गई। इस दिवस की स्थापना पोलैंड के पोलैंड के सिराक में की गई थी। रोमानी संघ द्वारा की गई थी। इसके बाद इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने जागरूकता दिवसों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तब से लेकर यह हर साल दिवस मनाया जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ओपन एआई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ओपन एआई। ओपन एआई ने हाल ही में एक नया टूल लॉन्च किया है, जो कि क्या है? टेक्स्ट वॉइस जनरेटिव प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम वॉइस इंजन है, जो महज 15 सेकंड में ऑडियो क्लिप की मदद से उसकी वॉइस को जनरेट कर सकता है और आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट को उसी की भाषा में पढ़ सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि यह इतना ही नहीं, आप चाहे तो उस शख्स की आवाज को ही दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप जो भी लिखेंगे, ये एआई टूल उसे दूसरी भाषा में भी पढ़ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? इसके ऑप्शंस हैं जापान, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हमारा आंसर है फिलीपींस। अमेरिका के नेतृत्व में इन 4 देशों का अभ्यास फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में रणनीति समुद्र इलाके में किया जा रहा है, जिसमें नौसैनिक, युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं इसमें? नौसैनिक, युद्धपोत, फाइटर जेट, युद्ध पोत, ये सारे इसमें शामिल हैं अभ्यास में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सर्वसम्मति से किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? डॉक्टर मिनेश शाह, श्यामलबाई बी पटेल, डॉक्टर मंगतजीत राय या फिर रणधीर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मिनेश शाह। जी हाँ, डेयरी कोऑपरेटिव का शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिमिटेशन, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एनसीडीएफआई है, ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर मनीष शाह को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले 4 अप्रैल 2024 को हुई आम बैठक में 8 निदेशकों को चुना गया है। उसमें जो डॉक्टर मनीष शाह है वो कहां से थे? झारखंड। श्यामलबाई हैं वो गुजरात से। मंगतजीत राय
ये सिक्किम से थी। और रणधीर सिंह हरियाणा से। इन चारों के अतिरिक्त केरल दुग्ध महासंघ के एस मणि, केरल के कौन से थे? के एस मणि। और कर्नाटक दुग्ध महासंघ से बालचंद्र जारा किलोही। और पंजाब से कौन से थे? पंजाब से थे नरेंद्र सिंह शेरगिल। इसके अतिरिक्त पश्चिमी असम से थे समीर कुमार परिदा, इनका पूरा नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आवश्यक वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यात कोटे की किस देश के लिए मंजूरी दी है? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका सही उत्तर है मालदीव। भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था। भारतीय उपायुक्त ने कहा कि मालदीव सरकार के आग्रह पर भारत ने 2024-25 के लिए जरूरी वस्तुओं के निर्दिष्ट मात्रा में निर्यात की अनुमति दे दी है। भारतीय दूतावास ने एक अधिसूचना के अनुसार इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निर्यात के लिए स्वीकृत मात्रा सबसे अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के तहत रेपो दर को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 6.5%, 6.1%, 6.8% या फिर 6.4%। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आरबीआई है, ने लगातार 7वीं बार अपनी प्रमुख ऋण दर को 6.5 पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई का जो गवर्नर है वो कौन है? शक्ति दास। उसने कहा है कि यह निर्णय त्रिमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 5.1 बहुमत से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? यह आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक प्रयोगशाला की वर्चुअल माध्यम से की गई है। इस पहल का उद्देश्य इन संस्थानों के लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकता को सरल बनाना, सुचारू रूप से संचालन के लिए सुविधा प्रदान करना और 5G जो क्षेत्र है उसको नवाचार में प्रोत्साहन प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मासिक भुगतान विकल्पों के साथ बीमा की पेशकश करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ रणनीति साझेदारी की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फोन पे। मासिक भुगतान विकल्पों के साथ
बीमा पेशकश करने के लिए फोन पे ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। फोन पे ने भारत की सबसे बड़ी खुदरा स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ अलाइंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ रणनीति साझेदारी की घोषणा कर दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश, स्विस, सोवियत संघ या फिर जर्मन। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सोवियत संघ। बोकारो स्टील इस्पात है जो कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा कारखाना है स्थापित किया गया। यह सोवियत संघ के सहयोग से 1965 ईस्वी में आरंभ हुआ था। हाल ही में झारखंड में स्थित बोकारो का स्टील प्लांट में फर्नेस एरिया में गैस पाइपलाइन फटने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो गई थी। इसके बाद में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। हाल ही में रोमानिया ने देश की सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक डोपिंग के मामले हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन घोषित किया है। हाल ही में वित्तीय समूह पेट्रोमेथ की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत का ब्याज जो बाजार है पूंजीकरण वो 10 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में डॉक्टर निकेश जैन को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। जर्मनी द्वारा मनोरंजक कैनविस को वैध घोषित कर दिया गया है। सन्नति बुद्धिस्ट साइट कर्नाटक में स्थित है।